स्वागत है आज न्यूज पॉइंट में। भारतीय जनता पार्टी 2014 के पहले बीजेपी के भीतर अंदरूनी टकराव गहराता जा रहा है। नरेंद्र मोदी के सवाल पर लाल कृष्ण आडवाणी के एतराज सामने आ रहे हैं और कहीं ना कहीं ये भी साफ हो रहा है कि आडवाणी की पीएम बनने की चाहत अब भी बरकरार है। शायद आडवाणी को लगता है कि इस आखिरी मौके को गंवाना नहीं चाहिए, लेकिन जैसे जैसे 2014 चुनाव नजदीक आ रहे हैं, बीजेपी में अंदरूनी खींचतान भी इस कदर बढ़ गई है कि अब सरकार की जगह पार्टी के लोग एक दूसरे की डोर काटने में लगे हैं। यहाँ तक कि पूर्ति समूह पर आरोपों के बाद गडकरी पर इस्तीफे का दबाव बनाने वालों में काफी आगे रहे आडवाणी खुद ही आज उन्हें चुनाव प्रचार समिति की कमान सौंपने के हक में दिखाई दिए। इससे पहले मौके बेमौके दूसरे नेताओं की तारीफ कर ये उन्हें आगे बढ़ाकर मोदी का रास्ता रोकने की कोशिश भी करते रहे हैं। वहीं नरेंद्र मोदी जो दिल्ली आने का सपना सजा रहे हैं, उनके लिए रास्ता इतना आसान नहीं है, क्योंकि सहयोगियों के साथ साथ उनकी पीएम उम्मीदवारी को लेकर अपनी पार्टी में दो खेमे हैं। ऐसे में बीजेपी में नेतृत्व की लड़ाई एक बार फिर बड़ी हो गई है। 2014 चुनाव बेहद नजदीक है और सरकार का विकल्प बनने की बजाय अंदरूनी कलह से जूझती बीजेपी की सेहत के लिए यह हालात बिल्कुल भी अच्छे संकेत नहीं है। तो यही है आज न्यूज़ पॉइंट में चर्चा का मुद्दा, और न्यूज़ पॉइंट में हम आगे बढ़ेंगे खास पैनल के साथ इस बहस में। लेकिन पहले बाबा रामदेव, जिन्होंने आज बाकायदा नरेंद्र मोदी को पीएम पद के उम्मीदवार बनाने की वकालत की। बाबा रामदेव से मैंने कुछ देर पहले बात की है। उनसे मेरा पहला सवाल था, नरेंद्र मोदी क्यों बेहतर हैं बीजेपी के लिए? ये हमने सुना आपका तर्क भी, लेकिन उनकी अपनी पार्टी इसे मानने को तैयार नहीं है। बाबा रामदेव, देखिए बहन, मैंने कहा कि देश में जितने भी जनमत सर्वेक्षण हो रहे हैं, देश में लाखों किलोमीटर की यात्रा करोड़ों लोगों से मिलकर के जो हमने अनुभव किया, उसको हमने प्रेस के माध्यम से देश के सामने रखा। और मैं ऐसा समझता हूं कि लोकतंत्र में जनता की राय सर्वोपरि होती है, और जो जनता की अनसुनी करता है, इसका मतलब वो लोकतंत्र का सम्मान नहीं कर रहा है। मैंने जो बात कही उसके पीछे एक यथार्थ है, लेकिन कुछ अधिनायकवादी सोच के व्यक्ति, कुछ सामंतवादी सोच के व्यक्ति, क्योंकि नरेंद्र मोदी एक साधारण पृष्ठभूमि से आते हैं, वो किसी बहुत बड़े खानदान से नहीं आते हैं, और कुछ ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं बहुत दूसरे कनेक्शंस जिनके हैं कई तरह के, उन लोगों को ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी यदि राजनीति में शिखर पर पहुंच जाता है, आज करीब इनकी 60 साल की उम्र है, करीब 20-25 साल तक ये एक्टिव पॉलिटिक्स में रहेंगे, तो बहुतों को ऐसा लगता है कि तब तक तो लोग कौन है? कुछ लोग यानी आडवाणी जी? नहीं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। देखिए, मोदी विकल्प है, ये तो देश की जनता मानती है कि वर्तमान केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियां और उससे बढ़ी हुई महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी और घोटाले और इन एक राजनीतिक वैक्यूम जो देश में राजनीतिक शून्य पैदा हुआ, उसको भरने का काम और इनको पटकने देने का काम अकेला एक मोदी कर सकता है। उसने एक विकास का, साहस का इतिहास रचा है, तो ये तो एक निर्विवादित बात है ना। और मुझे ऐसा लगता है वक्त के साथ आदरणीय आडवाणी जी भी इस बात को स्वीकार करेंगे, और यदि कोई बीजेपी में इस तरह का अवरोध पैदा होगा, तो मुझे लगता है उसको वो पार्टी अपने आप भी ठीक करेगी, उनका भी कर्तव्य है। लेकिन यदि कोई फिर भी मोदी का साथ नहीं देता, तो लोगों को शक होता है कि कहीं से प्रायोजित तो नहीं है। बाबा रामदेव, आडवाणी जी कह चुके हैं कि शिवराज सिंह चौहान का काम नरेंद्र मोदी से बेहतर रहा है। देखिए, मध्य प्रदेश में आदरणीय शिवराज जी लोकप्रिय हैं, ये निर्विवादित सत्य है, वो काबिले तारीफ उन्होंने काम किया है। मध्य प्रदेश अलग चीज है, देश अलग है ना। अब देश में यदि मोदी को चाहते हैं तो ये एक व्यक्ति का आभामंडल है, उसकी विश्वसनीयता है, उसके प्रति लोगों का भरोसा है। और मुझे लगता है लोकतंत्र में जो लोगों की का विश्वास है, लोगों की जो मान्यता है, वो सर्वोपरि होती है। अब आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार में लोकप्रिय है, निर्विवादित, लेकिन जब देश में बात आती है तो मोदी उसमें बहुत ऊंचे जाते हैं। अलग अलग व्यक्ति ऐसे ही हैं साउथ में। अब आदरणीय बहन जयललिता जी जो है तमिलनाडु में लोकप्रिय हो सकती हैं, लेकिन वो यदि पूरे देश में वोट मांगने चलेंगी तो एक वोट भी नहीं मिलेगा। चलिए, नरेंद्र मोदी को क्यों पीएम पद के लिए प्रोजेक्ट करना चाहिए, आपका तर्क आप अगर ये समझा रहे हैं यहाँ पर मीडिया में सामने आकर, तो आप तो बीजेपी और संघ के भी करीब हैं, आप क्यों नहीं उन लोगों को समझा पा रहे?
नहीं, मेरे से तो जो भी बीजेपी के नेता मिले हैं, मुझसे तो किसी ने भी मोदी की खिलाफत नहीं की है। तो और मैंने जो बात कही, मैं कोई बीजेपी का प्रवक्ता तो हूं नहीं, ना मुझे कोई एमपी का चुनाव लड़ना है, ना मुझे कोई चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर बनना है। लेकिन मैं तो एक देश के जिम्मेदार नागरिक के नाते कि जिस तरह से देश में एक राजनीतिक माहौल बना है, उसमें जो अब थोड़े बहुत तो भ्रष्टाचार के छींटे सब पर लगे हैं, दामन पर दाग तो सबके हैं, लेकिन जो जिस आदमी में हिम्मत है कि वो बेदाग दामन का है और देश में एक प्रबल इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़ रहा है, और देश की जनता भी चाहती है कि कांग्रेस की विदाई में देश की भलाई और उसका विकल्प और एक स्थायी और मजबूत सरकार देने का साहस एक व्यक्ति में है, वो निर्विवादित रूप से नरेंद्र मोदी है। यह हकीकत है, चाहे आज आप इसको समझ लीजिए, नहीं तो चुनाव के बाद ही साफ हो जाएगा। तो बाबा रामदेव जी, आपका ये कहने इसका मतलब तो ये हुआ कि यूपीए का कांग्रेस का सामना करने के लिए लाल कृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज, राजनाथ सिंह जैसे नाम सक्षम नहीं है। देखो बहन, लोकप्रियता का पैमाना टीवी चैनल तय नहीं करते हैं, लोकप्रियता का पैमाना बाबा रामदेव तय नहीं करते हैं या कोई व्यक्ति तय नहीं करते हैं, जनता तय करती है। तो जनता में जितनी भी सर्वे होते हैं उसमें जो है किसके पक्ष में कितने लोग खड़े होते हैं, एक तो सर्वे, और मैंने तो हकीकत देखी है ना जमीन पर। मैंने इस देश में करीब 11 लाख किलोमीटर की यात्रा की है, करोड़ों लोगों की, करीब 11 करोड़ लोगों की तो प्रत्यक्ष सभाएं की हैं, और इतना करने के बाद जो मैंने देखा वो मैंने सच कहा है। मेरा इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। आप सच कह रहे हैं, लेकिन कालाधन भ्रष्टाचार को लेकर आपने आंदोलन किया, आप सत्ता परिवर्तन की आप आज जब बात कर रहे हैं तो चुनावों के जरिए ही हो सकता है। आपकी पॉलिटिकल पार्टी कब आ रही है? आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी का जिक्र तो करते हैं लेकिन लॉन्च करते करते रुक जाते हैं हर वक्त। देखिए बहन, वर्तमान केंद्र सरकार से ये न व्यवस्था परिवर्तन संभव है, न वो भ्रष्टाचार मिटाना चाहती, न काला धन लाना चाहती। ये सुप्रीम कोर्ट तक और सारे लोग कह चुके हैं। अब बात आती है कि बिना सत्ता परिवर्तन के ना तो व्यवस्था परिवर्तन होगा, ना काला धन आएगा, ना भ्रष्टाचार मुक्त शासन मिलेगा। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इन सब मुद्दों से 100% सहमत हैं। मैंने कई घंटे उनसे मुलाकात की है, और वो सब बातों पर जब पूर्ण सहमत मुझे दिखे और मुझे लगा इस व्यक्ति के अंदर साहस भी है और ये व्यक्ति सही मुद्दों से सहमत भी है, तो इसका साथ क्यों नहीं देना चाहिए। मुझे लगता है कि ऐसे व्यक्ति का साथ हमें देना चाहिए देश के हित में। नरेंद्र भाई यहां व्यक्ति का मुद्दा नहीं है, जब राष्ट्र के मुद्दों पर वो व्यक्ति मजबूती से खड़ा है तो ऐसे व्यक्ति का साथ क्यों नहीं देना चाहिए। बाबा रामदेव, यानी आपके राजनीतिक विकल्प देने का सपना बैक बर्नर पर है। नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के आगे आपने अपना हथियार डाल दिया है। मैंने हथियार नहीं डाले हैं, मैंने तो अपने हथियारों को और तीखा कर लिया है। यदि नरेंद्र मोदी आगे आते हैं ये देश का सौभाग्य होता है, और यदि वो आगे नहीं आते हैं तब तो बहुत विकल्प खुले हुए ना। मैंने कब कहा कि मैं अपने राजनीतिक विकल्प के रास्ते बंद कर दिए? मैंने तो कभी नहीं बोला। लेकिन ये राजनीतिक विकल्प क्या होगा, ये एडजस्ट जो इस समय स्थापित दल हैं, जो इस समय जो दल चल रहे हैं उनके तालमेल से होगा कि नया दल होगा, क्या होगा, मैं इसको अभी नहीं कह पा रहा हूं, और ये अभी कहना का समय भी नहीं है। मैं सही समय पर सही निर्णय लूंगा, एक एक कदम फूक फूक करके रखूंगा। इसमें कुछ बड़े कड़े निर्णय लेने होंगे, मैं उसके लिए तैयार हूं। आप नहीं कह पा रहे, लेकिन समझ में आ रहा है। एक आखिरी सवाल, तो ये बीजेपी को आपकी चेतावनी, अगर मोदी को प्रोजेक्ट नहीं किया तो आप अपने कैंडिडेट उतार कर उसके वोट काट भी सकते हैं। सब चीजों का जवाब हर समय नहीं मिलता, वक्त आने पर जवाब मिलेगा, यही नीति कहती है। और मैं राजनीति नहीं कर रहा हूं, मैं राष्ट्र नीति कर रहा हूं, लोक नीति कर रहा हूं। और आचार्य चाणक्य कहते हैं कि बड़े उद्देश्य के लिए हमको कुछ बातें जो है वक्त आने पर ही कहनी चाहिए। जी, राष्ट्र नीति कर रहे हैं और इधर बीजेपी के अंदर एक घमासान मचा हुआ दिखाई दे रहा है। शुक्रिया एनडीटीवी इंडिया से बात करने के लिए। और इस बहस में अब शामिल हो रहे हैं हमारे साथ एक खास पैनल, विनोद शर्मा, राजनीतिक संपादक हिंदुस्तान टाइम्स, ननिल कोहली, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, एनके सिंह, वरिष्ठ पत्रकार, और राना अयूब, असिस्टेंट एडिटर तहलका। ननिल जी, आपने सुना बाबा रामदेव को, एक बार फिर नरेंद्र मोदी का नाम आज जोर शोर से हेडलाइंस में रहा। बाबा रामदेव को शुक्रिया अदा करना चाहिए आप लोगों का। लेकिन ये बताइए कि क्या अब आडवाणी जी का जो ताज़ा स्टैंड है, नितिन गडकरी से नज़दीकियाँ, क्या ये सब नरेंद्र मोदी को दिल्ली आने से दूर रखने के लिए हैं? ये नज़दीकियाँ फिर बढ़ाई जा रही हैं? सिकता जी, पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि हमारे लिए खुशी गर्व की बात है कि कोई भी हमारा नेता अगर हमारी पार्टी के होंगे, और यहाँ नरेंद्र मोदी जी की बात हो रही है,
अगर उनको इस रूप से देखा जाए और लोग अगर देश में उनकी लोकप्रियता को लेकर अगर बात हो तो ये हमारे लिए गर्व की बात है और उसमें कोई अंदरूनी प्रॉब्लम नहीं है जिस प्रकार से हम सुन रहे हैं। एक एक करके अगर हम चले तो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राजनाथ जी ने स्पष्ट कहा कि आडवाणी जी के वाक्यों को गलत रूप से देखा गया है। लोकप्रियता के मापदंड पर मोदी जी सर्वश्रेष्ठ हैं। आज जेटली जी के अगर आप बयान सुनेंगे तो उन्होंने भी कहा है कि ये सेल्फ एविडेंट है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। जहां भी लोकप्रियता की बात होती है कार्यकर्ताओं में, जनता में, तो ये अच्छी बात है। तीसरी बात है, जहां प्रधानमंत्री उम्मीदवार की बात होती है, हमारे जितने नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर अन्य नेता, सबने एक ही बात कही, ये पार्लियामेंट्री बोर्ड उचित समय पर निर्णय लेगा। अब प्रश्न ये है, जो हैरानी आती है इस बात पर कि अभी चुनाव डिक्लेयर हुए नहीं और ना भी अगर कांग्रेस पार्टी की दृष्टि से देखें, ये भी स्पष्टता नहीं है कि कौन उनके उम्मीदवार है। क्या अभी हमारे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह रहेंगे उम्मीदवार या कोई और? तो स्पष्टता तो ऐसा सच नहीं है। लेकिन जहां तक ये पूरी चर्चा है, मैं इसे इस रूप में देखता हूं कि क्योंकि लोग जो है हताश हैं, जिस प्रकार से सरकार रही है, जिस प्रकार से उनका कार्यकाल रहा है, तो उम्मीद है उनकी कि भाजपा एक विकल्प हो और उस उम्मीद में अपने वो अलग अलग और भाजपा नरेंद्र मोदी का विकल्प दे, ऐसी भी आवाज उठ रही है। तो इस पर जवाब आडवाणी जी दे रहे हैं? नहीं, इस पर देखिए, आप इसको, मैं फिर बता रहा हूं, जो बात है आडवाणी जी के बयान को अगर आप देखेंगे, उन्होंने ना केवल शिवराज जी की तारीफ की, उन्होंने रमन सिंह जी की भी तारीफ की। शिवराज जी खुद स्वयं बोले, अगर आप उनका बयान दे अभी चलाएंगे तो देखेंगे बाइट में उन्होंने कहा, भाई मैं तो अपने आप को नंबर 3 मानता हूं। मतलब यहां पर कहीं पर हताश नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। अगर किसी भी, और नरेंद्र मोदी जी की अगर बात करेंगे, ऐतिहासिक तीसरी बार जीते हैं गुजरात से, तो ये तो पहली बार हुआ है भाजपा में कि कोई नेता या कोई मुख्यमंत्री 3 बार चुने गए। हमें आशा है कि शायद अक्टूबर में शिवराज जी और रमन सिंह जी भी इसको दोहराएंगे। तो ये इसमें कहीं कलह की बात नहीं है। हाँ, स्वाभाविक है इस प्रकार के प्रश्न उठना, क्योंकि देश में आशा है कि सरकार बदलनी चाहिए। उनका कार्यकाल जैसा हुआ है और नरेंद्र मोदी जी का जैसे कार्यकाल रहा है गुजरात में, कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुझे लगता है आज के देश में वो प्रासंगिक हो जाती हैं। जैसे मतलब बात होती है डेवलपमेंट की, क्योंकि डेवलपमेंट नहीं है, मध्य प्रदेश में भी अच्छा डेवलपमेंट है, स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेते हैं वो टेररिज्म पर। मध्य प्रदेश में बेहतर डेवलपमेंट है? नहीं, ऐसा है, अगर आप डेवलपमेंट पे देखेंगे तो कई क्षेत्रों में मध्य प्रदेश, एक मिनट मैं इसको पूरा भी कर देता हूं सिक्ता जी, मध्य प्रदेश कई एरियाज में अच्छा काम कर रहा है। जैसे एग्रीकल्चर में 18% है, लेकिन गुजरात भी तो कई जगह है, जैसे पूरे देश में वाटर टेबल नीचे जा रहा है, गुजरात ये एक जगह है जहां बढ़ रहा है। तो कुल मिलाकर भाजपा शासित राज्य, अगर आप छत्तीसगढ़ की बात करें तो पीडीएस जो है छत्तीसगढ़ का एक सक्सेस मॉडल माना जाता है।